हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडुगार्ड सोशल साइंस सैंपल पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 37 के सॉल्यूशन के बारे में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन, साथ ही साथ मैपिंग वाले क्वेश्चंस भी यहीं पे कंप्लीट किए जाएंगे। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो यानी एमसीक्यू वाला वीडियो नहीं देखा है तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, जहां पर सोशल साइंस के और भी जो सैंपल पेपर रिलीज किए जाएंगे वो उसी प्लेलिस्ट में अपलोड किए जाएंगे। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखो। व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट टू रिलीज रिपोर्ट लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट बाय द यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक, मेंशन एनी 2 पॉइंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि कुछ रिपोर्ट जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है ये यूएनडीपी या फिर वर्ल्ड बैंक के थ्रू क्यों रिलीज कराया जाता है, आपको इसको बताना है 2 पॉइंट्स में। चलो एक एक करके आंसर देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए, या फिर अगर यूँ बोले तो कोई अगर कंट्री सफ़र कर रहा है किससे, तो जैसे पॉवर्टी से सफ़र कर रहा है, हंगर से सफ़र है, वहाँ की बहुत ज़्यादा भूखमरी है, वहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तो वैसे केसेस में क्या होता है वर्ल्ड बैंक या यूएनडीपी जो होता है एक टाइप का वहाँ से रिपोर्ट जो है वहाँ से कलेक्ट करता है, जिसके कारण वहाँ पे उन्हें हेल्प करने के लिए या तो ग्रांट प्रोवाइड कर सके या फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर सके। जैसे टेक्नोलॉजी का वहां पे रिक्वायरमेंट है तो लाइक अगर किसी का इलिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है तो वहां पर क्या करेगा, टेक्नोलॉजी की हेल्प से बच्चों को कनेक्ट करने का ट्राई करेगा, तो वो उसका डिफरेंट स्टैंडर्ड हो सकता है बताने का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देखो, सेकेंड पॉइंट में है कि एवरी कंट्री जो है चाहे वर्ल्ड में आप लिख लो तो उनका एक डिफरेंट टाइप्स का स्टैंडर्ड है। जैसे अगर इंडिया में है तो इंडिया में क्या है, सालाना अगर आप 3000 भी कमा रहे हो ना तो आप एकदम अमीर हो, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड है किसका, इंडिया का। जबकि अगर आप अमेरिका साइड चले जाओ तो वहां अगर आपके पास कार नहीं है तो आप गरीब हो। ठीक है, तो देख रहे हो कि कितना ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्टी हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यही गैप को फुलफिल करने के लिए यूएनडीपी और वर्ल्ड बैंक जो है वो क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रिपोर्ट है वो सिंपली देखता है कि आखिर इस कंट्री का, इस नेशन का डेवलपमेंट का आखिर क्राइटेरिया क्या है, और उसको एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन करके देखता है और उसके बाद उसको ग्रांट या फिर उसको हेल्प प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अगर इस टाइप से आप आंसर लिख के आओगे ना, गजब बता रहा हूं मैं, तबाही मच जाएगा एग्जामिनेशन में, एकदम तबाही। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है, डिफरेंशिएट बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वर्ल्ड based on a picture called to magician which was published in the 20th century। यानी कि हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ईस्टर्न और वेस्टर्न वर्ल्ड को किसके अकॉर्डिंग, तो एक पिक्चर के अकॉर्डिंग जिसको सिंपली मैजिशियन बोला जाता था, जिसे 20th सेंचुरी में पब्लिश किया गया था। तो ये कहां से लिया गया है, तो अगर आप देखो तो 2 मैजिशियन थे, ठीक है, जो कि एक पिक्चर पब्लिश करते हैं कहां पे, ट्रेड मैगजीन जो होता है उसके कवर पे, कब, तो 1901 में, जिसको डिस्टिंग्विश किया गया था, एक ईस्टर्न वर्ल्ड को दिखा रहा था और दूसरा जो था वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में सिंपली मतलब ये डिस्टिंग्विश किया हुआ था। तो क्या क्या था इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे पॉइंट नंबर 1 में है, इट सिग्निफाइज द ईस्ट थ्रू द पिक्चर ऑफ अलादीन। ये क्या करता था, ईस्ट को सिग्निफाई करता था एक पिक्चर के थ्रू, किसका, अलादीन। अलादीन का तो नाम आपने सुना होगा। अ फिक्शनल कैरेक्टर, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, हु बिल्ड अ प्लेस थ्रू हिज मैजिक लैम्प, जो कि एक प्लेस को बिल्ड कर देता था, कैसे, अपने मैजिक लैम्प के थ्रू। आपने जब छोटे होंगे तो अलादीन तो जरूर देखा होगा आपने। दिस शो how the eastern world was still steeped in mysticism, एंटीक्विटी एंड फैंटेसी। ठीक है, यानी कि ये शो करता है कि जो ईस्टर्न वर्ल्ड था वो एक टाइप्स के मैजिक में बिलीव रखता था कि कभी हमारे साथ कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अलादीन को सिंपली उसको फिक्शन करके दिखाया गया था कि ये बस ख्यालों में डूबे हुए लोग हैं, बस इनको फिक्शन में देखने वाले लोग चाहिए, मतलब इनको रियलिटी से उतना कोई खास मतलब नहीं है। जबकि इसमें वेस्टर्न वर्ल्ड को शो किया गया था एक मॉडर्न मैकेनिक के फॉर्म में, जैसे वहां पर बिल्ड ब्रिजेस, यानी कि ब्रिजेस का हमें देखने को मिलता है, फिर शिप्स देखने को मिलता है, बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि क्या शो करता है, जो कि शो करता है कि वहां पर जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही अच्छा हो चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ नए टेक्नोलॉजी के बारे में भी वहां पे सिंपली मेंशन किया गया है। तो ये था डिफरेंशिएट वो मैगजीन के थ्रू। ठीक है,
जो दो मैजिशियन जो होते हैं वो सिंपली वहां पर देखते हैं, मतलब और वो अपने बुक जो होता है उसमें सिंपली छाप देते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिलहाल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, मेंशन एनी टू रीजन व्हाई वन शुड प्रेफर डेमोक्रेसी ओवर एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि दो रीजन आपको बताना है कि क्यों किसी को डेमोक्रेसी प्रेफर करना चाहिए दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बजाय। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपली पहला हम लोग बात करें तो डेमोक्रेसी जो है वो प्रोमोट करता है या फिर इनहेंस करता है द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, जबकि दूसरा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल डिनाई करता है इन डिग्निटी ऑफ द ह्यूमंस या फिर इंडिविजुअल्स को। ठीक है, उसके साथ साथ ये गारंटी करता है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जिसमें हर एक के ओपिनियन का इक्वली वैल्यू होगा। ठीक है, इसलिए डेमोक्रेसी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर किसी के लिए भी डेमोक्रेसी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि इट प्रोवाइड मेथड टू सॉल्व सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। बात विचार करके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सोशल और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सकते हैं। तो इस टाइप से 2 पॉइंट्स में आप इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट तो आपको कम से कम लिखने ही लिखने हैं। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं, इसके और पार्ट में भी एक क्वेश्चन है तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो इसके और वाले पार्ट में है कि हाउ हैज द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांटेड टू लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स हेल्प डेमोक्रेसी। यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट यूनिट्स होता है वो कैसे ग्रांट करता है कि डेमोक्रेसी जो है वो हर एक छोटे से छोटे तबका से लेकर बड़े से बड़े तबका तक भी पहुंच सके। इसके बारे में सिंपली हमसे पूछा हुआ है। तो आइए पॉइंट नंबर 1 में हम लोग बढ़ते हैं। ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पार्ट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे इट हैज इंक्रीज्ड माइनॉरिटी एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब क्या है कि जो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है या जितने भी टाइप्स के इंस्टीट्यूशन हमें देखने को मिलते हैं वहां पर वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, है ना, माइनॉरिटी का रिप्रेजेंटेशन बढ़े, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशन जो है अपने आप अप्लाई हो जाएगा और एक्चुअल में जो है डीप मीनिंग हमें पता चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये सारा का सारा हेल्प करता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट है इट हैज हेल्प्ड इन इम्पार्टिंग पावर टू द मोस्ट एलिमेंटल यूनिट ऑफ अ सोसाइटी, जैसे कि एक कॉमन सिटीजन। यानी कि ये क्या करता है कि हेल्प करता है पावर को इम्पार्ट करने में, पावर को यूं बोले तो फैलाने में, कहां तक, एक मोस्ट एलिमेंटल यूनिट तक, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सिटीजन। यानी कि एकदम अंदर घुसकर काम किया जाएगा, एकदम छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े से बड़े तबके तक हमें पहुंचना है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें डीप जाना पड़ेगा, अंदर घुसकर काम करना पड़ेगा। और अंदर घुसकर काम करने के लिए सबसे पहले हमें पुअर पीपल्स को देखना होगा, या फिर बोले तो कॉमन सिटीजन तक हमें पहुंचना होगा, और इस टाइप से हमारा हेल्प होता है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, जो कि 2 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या है, मेंशन एनी 2 फीचर ऑफ एलुवियल सॉइल। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। एलुवियल सॉइल्स का 2 फीचर हमें बताना है। तो आपको पता है कि एलुवियल सॉइल जो है वो इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो फैला हुआ सॉइल है वो है एलुवियल सॉइल। अगर इसके फीचर के बारे में बात करें तो नंबर 1 में हम लोग लिख सकते हैं कि एलुवियल सॉइल जो होता है बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। ये कंटेन करता है पोटास को, फॉस्फोरिक एसिड को और लाइम कंटेन करके सिंपली ये रखता है। सेकेंड पॉइंट में देखें तो एलुवियल सॉइल का यूज जो होता है उसको मेनली यूज किया जाता है वेजिटेबल के प्रोडक्शन में। ठीक है, तो इस टाइप से आप 2 इसके फीचर्स को, 2 इसके पार्ट्स को सिंपली लिख सकते हो। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, जो कि आ जाता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन। यहां पे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाउ डिड द बर्थ ऑफ नेशन स्टेट इन द 19th सेंचुरी रीअरेंज द वर्ल्ड इनटू न्यू ग्रुप्स एंड फैक्शंस। यानी कि 19th सेंचुरी में जब नेशन स्टेट का जन्म होता है उस टाइप में वर्ल्ड जो है अपने आप को किस टाइप से रीअरेंज कर लेता है, एक नए ग्रुप्स में, या फिर यूं बोले तो एक फैक्शन के फॉर्म में। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर हम लोग नेशन स्टेट के बर्थ से पहले के बारे में बात करें तो ज्यादातर वर्ल्ड जो था वो या तो डायनेस्टी के फॉर्म में डिवाइडेड था या फिर प्रोविंसेस के फॉर्म में डिवाइडेड था, जिसके कारण वहां के पीपल के पास कोई एक ऐसा क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिफिकेशन नहीं था, या यूं बोले तो एक टेरिटरी के बेस पे वो अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे। जबकि अगर हम लोग नेशन स्टेट के जन्म के बाद से देखें तो पीपल जो थे वह अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे थे। किसके बेसिस पे? तो कॉमन लैंग्वेज के बेसिस पे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रगल के बेसिस पे, कॉमन टेरिटरी के बेसिस पे, या फिर बोले तो वैल्यूज के बेसिस पे।
और इस तरीके से ये नेशन स्टेट जो था वो पीपल्स को यूनाइट करता था बाय द डिफरेंट ग्रुप्स या फिर फैक्शन, इससे पहले जैसे होता था वैसे के कंपेयर में। यानी कि नेशन स्टेट बनने के बाद सब लोग यूनाइट के थ्रू रहने लगे थे, क्योंकि उनको लगता था इसका लैंग्वेज सेम है, मेरा लैंग्वेज सेम है, ठीक है, इसका कल्चर सेम है, मेरा कल्चर सेम है। तो इस टाइप से पीपल जो होते थे वो यूनाइट होते थे। जैसे थर्ड पॉइंट, क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट तो आपको लिखते हैं, तो 3 पॉइंट्स में तीसरे पॉइंट्स में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको शो कर देंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल में हम लोग बात करें तो मल्टीनेशनल एम्पायर जो कि यूरोप में देखने को मिलता है वो टूट गया था, किसमें, तो मल्टीनेशनल स्टेट्स में, और हर एक स्टेट्स का अपना अपना लैंग्वेज था, है ना, और खुद का अपना एक लैंग्वेज था, बिलीफ सिस्टम था, एक फ्लैग था, या यूं बोले तो एक लाइफ स्टाइल था। उसके साथ साथ सबका एक अपना कॉमन स्ट्रगल भी था। इस तरीके से क्या था कि पीपल वहां पे यूनाइट होकर रहते थे। तो इस टाइप से अगर प्रॉपर फॉर्म में आप आंसर को लिखोगे तबाही मच जाएगा एग्जामिनेशन में। फिलहाल मूव करते हैं इसके और वाले पार्ट में, क्योंकि इसके और पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, तो चलिए वहां पर भी तबाही मचाते हैं। 25 के और वाले पार्ट में है प्रेजेंट योर सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ मैटर्निक स्टेटमेंट। मैटर्निक ने एक बहुत ही फेमस कोट दिया था, बहुत ही फेमस स्टेटमेंट दिया था। क्या दिया था, व्हेन फ्रांस सीज, जब फ्रांस छींकता है, द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड, तो सारे के सारे यूरोप को ठंडा लग जाता है, सर्दी लग जाता है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस कोट है। चलो इसके आंसर में हम लोग सिंपली देते हैं आंसर। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपने ये चैप्टर सिंपली पढ़ रखा होगा तो फ्रांस जो था वही जो था पूरे यूरोप में फैला हुआ था, यानी कि फ्रांस जैसा करता था उसी के हूबहू सारे के सारे यूरोप के जो लोग हैं वैसा ही कहीं ना कहीं काम करते थे। तो उसी के बेसिस पे हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं कि फ्रांस हैज ऑलवेज बी इन द फर्स्ट नेशन टू इग्नाइट अ स्पार्क ऑफ रिबेलियन अमंग अदर यूरोपियन स्टेट, यानी कि अदर यूरोपियन स्टेट्स में जो आग फैलाने का काम करता था, जो यूनाइट करने का काम करता था, वो सारा का सारा काम फ्रांस का था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन रेड टू द बर्थ ऑफ द नेशन स्टेट, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण ही क्या हुआ था, नेशन स्टेट का जो था वो बर्थ हुआ था। ठीक है, इट पॉपुलराइज्ड वैल्यू लाइक इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, और ये सिंपली क्या करता था, बोलता था हमें इक्वालिटी चाहिए, हमें लिबर्टी चाहिए, हमें फ्रेटर्निटी चाहिए, हम किसी से सप्रेस होकर नहीं रहेंगे। तो ये सारा का सारा बात उठाने का काम किसका होता था, फ्रांस रिवॉल्यूशन, या फिर यूं बोले तो फ्रांस का होता था। सेकंड पॉइंट, अगर आप देखो तो 1930 में जुलाई अपहील्ड हुआ था। इसमें बॉर्बन किंग के सारे साम्राज्य को उखाड़ कर फेंक दिया गया था, और उसके बाद अलाउ किया गया था किसके, लिबरल रिवॉल्यूशनरीज को, कि वो रूल कर सके। और इसके कारण क्या हुआ था कि ब्रुसेल्स में एक टाइप्स का रिवॉल्यूशन आकर खड़ा हो गया था, जिसके कारण बेल्जियम जो था वो आखिर उसे टूटना पड़ा यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। तो ये देख रहे हो कि कितना बड़ा काउज कर दिया था फ्रांस के रिबेलियंस ने, यानी कि फ्रांस ने एक टाइप से यूनाइट कर दिया था सारे के सारे यूरोपियन पार्ट्स को। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब फ्रांस स्नीज करता था, रेस्ट ऑफ द यूरोप क्या होता था, उसको लगता था सर्दी। ठीक है, अगर कुछ भी हो जाता था तो। आ जाओ, क्योंकि ये 3 मार्क्स के हैं तो 3 पॉइंट तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, थर्ड पॉइंट है फ्रेंच रिवॉल्यूशन वेयर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबरेटिंग द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डिस्पोटिज्म। अभी हमने इसके बारे में बात किया। दे कैरिड दिस मैसेज टू द नेशनलिज्म एंड द पैट्रियोटिज्म अक्रॉस यूरोप, और वो क्या करते थे, इस मैसेज के, नेशनलिज्म के मैसेज को, पैट्रियोटिज्म के मैसेज को पूरे के पूरे यूरोप में फैलाने का काम करते थे। और यही रीजन है कि यहाँ पर मैटर्निक ने ये स्टेटमेंट दिया था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन जनरल एमएनसी सेट अप प्रोडक्शन वेयर इट इज क्लोज टू द मार्केट, डू यू एग्री। बिल्कुल 100% एग्री करते हैं भाई। एमएनसी जो होता है वो एक्चुअल में अपना प्रोडक्शन यूनिट जो होता है वो क्या करते हैं, एक वेल फंक्शनिंग मार्केट में ही रखते हैं। उसका रीजन क्या होता है, ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बच सके, जिसके कारण वो ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। फिर उसमें क्या दिया हुआ है, व्हाट अदर फैक्टर डू एमएनसीज कंसीडर व्हाइल सेटिंग अप फैक्ट्री, और दूसरे फैक्टर बताने हैं कि एमएनसी क्या कंसीडर करते हैं जब भी कोई एक फैक्ट्री लगाते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने देखा है, जैसे चीप लेबर होने चाहिए वहां पे, ठीक है, वहां पर वाटर ये सब का प्रेजेंस होना चाहिए। तो चलो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, है ना, वहां पे क्या होना चाहिए, सस्ता लेबर प्रेजेंट होना चाहिए। देखो क्या होगा, चीप और अबंडेंट लेबर जो होता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैक्ट्री के लिए, क्योंकि वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में जो नया कंपनी आया है उसके लिए वो जितना कम से कम खर्चा कर सके उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अगर उसको चीप लेबर मिलता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि वो ग्रोथ बहुत जल्दी कर सके। ठीक है,
तो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अगर इसमें आप थोड़ा बढ़ा कर लिखना चाहो तो आप तो लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। फिर सेकंड क्या है, वहां पर पावर का अवेलेबिलिटी हो, मतलब लाइट का अच्छा तरीके से वहां पे अवेलेबिलिटी हो, वाटर का या फिर अदर फैक्टर्स जैसे उसके रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए, ये सब का वहां पे प्रॉपर प्रेजेंस होना चाहिए, प्रॉपर वहां पे प्रोडक्शन यूनिट्स होना चाहिए, वो भी लो कॉस्ट पे, ताकि वो उसको बना सके और ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सके, तब जाकर कोई एमएनसी जो है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स तो हमें मिनिमम लिखने ही है। थर्ड पॉइंट में क्या है, एमएनसी ऑल्सो सेट ऑफ फैक्ट्रीज एट प्लेस विथ लूजली इंप्लीमेंटेड लेबर लॉ एंड रेगुलेशन, मतलब वहां पे लेबर लॉ से रिलेटेड बहुत ही लूजली इंप्लीमेंटेड लॉ होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत हार्श लॉ है, तो उससे क्या होता है एमएनसीज को प्रॉब्लम होता है। लाइक कभी किसी को काम दिया, कभी किसी को काम नहीं दिया, तो फिर लेबर लॉ जो होता है उसके बीच में कहीं ना कहीं वो एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर देता है, जिसके कारण उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप पॉइंट लिखोगे तो आपको मजे आ जाएंगे, और ज्यादातर ट्राई करोगे कि एग्जामिनेशन में कि पॉइंट वाइज ही क्वेश्चंस का आंसर लिखो, ताकि एग्जामिनर भी पढ़े तो उसको एकदम मजा आ जाए कि क्या बच्चा ने लिखा है, तबाही मचा दिया भाई। ठीक है, तो इस टाइप से उसे लगना चाहिए। चलो फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। अगर इसमें थोड़ा तुम बड़ा करके लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ कैन पावर शेयरिंग रिड्यूस द फियर ऑफ डिस्पोटिज्म इन अ कंट्री, यानी कि किस टाइप से पावर शेयरिंग जो होता है वो फियर ऑफ डिस्पोटिज्म, यानी एक टाइप से बोल सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के फियर को वो कैसे खत्म कर देता है एक कंट्री में। तो मेंशन करना है किसी भी 3 पॉइंट्स के थ्रू। तो चलो एक एक करके हम लोग सिंपली बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पावर शेयरिंग जो होता है वो क्या करता है, पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशन में, इंस्टीट्यूशन में, कम्युनिटीज में, रिप्रेजेंटेटिव्स में, जिसके कारण किसी के पास एक इतना ज़्यादा पावर नहीं होता कि वो एक गलत तरीके से उसे यूज कर सके। तो इस टाइप से आप पहला पॉइंट लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट में क्या लिख सकते हो कि ये प्रोवाइड करता है एक टाइप्स का रिप्रेजेंटेशन, जिसके कारण डिफरेंट कम्युनिटी जो होते हैं वो कंट्री में चाहे कहीं भी रह रहे हो उनको ऐसा सेफ फील होता है कि हमारे पास भी पावर है। तो उस टाइप से आप लिख सकते हो, जिसके कारण कोई भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। थर्ड पॉइंट देखो क्या है, पावर शेयरिंग रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ अ मेजर कम्युनिटी ऑपरेसिंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी बाय यूजिंग पॉलिटिकल पावर। पावर शेयरिंग जो होता है ये पॉसिबिलिटी को रिड्यूस कर देता है कि कोई जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को केवल पॉलिटिकल पावर के बेसिस पे उसे सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो इसीलिए ये उसे भी सिंपली क्या करता है, डिनाइड करता है। आई होप कि सारा का सारा पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि कैसे हमने सारा का सारा सॉल्यूशन किया है। अब फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ एयरवे ट्रांसपोर्टेशन। है ना भाई, इतना सिंपल क्वेश्चन, मैं मतलब क्या ही बोलूं, इतना सिंपल क्वेश्चन है कि आप तो एकदम 3 मार्क्स लूट कर आ जाओगे। अश्नीर गुरर के अकॉर्डिंग बात करें तो इससे वाहियात क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा, जानते हो ना। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 देखो। मेंशन 3 बेनिफिट्स ऑफ एयरवे ट्रांसपोर्टेशन, है ना, 3 बेनिफिट्स बताना है किसका, एयरवे ट्रांसपोर्टेशन का। पॉइंट नंबर 1 देखो क्या है, एयरवे इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट अफोर्डेबल फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये तो आप लोग सब जानते हो। इट मेक्स डिफिकल्ट टेरेन लाइक हिल्स, माउंटेन, डेजर्ट एंड फॉरेस्ट एक्सट्रीमली एक्सेसिबल, यानी कि जहां पे जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, जैसे हिल्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, डेजर्ट्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सब बीच में अगर कहीं आता है, ठीक है, तो उसको क्या है यार भाई, ऊपर से निकल लो। ठीक है, तो यही है, एयरवेज इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर द सिटीजन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मैं भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में ही प्रेजेंट होता हूँ। ठीक है, नॉर्थ साइड ऑफ इंडिया में ही मैं भी प्रेजेंट हूँ। ठीक है, आ जाओ इधर देखो। थर्ड पार्ट में क्या है, एयर ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो हेल्प इन प्रोवाइडिंग रिलीफ टू डिजास्टर स्ट्रक रीजन इन द कंट्री। हाँ, आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर के थ्रू सिंपली क्या होता है कि वहाँ से पीपल्स को निकाल दिया जाता है, जहाँ पे लेटर सपोज कोई पानी वाला जो सिचुएशन हो गया है, सारा का सारा चारों तरफ पानी ही पानी भर गया है, जैसे आप देखोगे बरसात के दिन में, जैसे असम साइड आजकल हुआ था। ठीक है, तो उस टाइप का अगर कोई डिजास्टर आ गया है, बहुत इमेंस स्ट्रेस फैला हुआ है, तो वैसे केस में इवैक्यूएटेड का काम भी वहाँ से हेलीकॉप्टर के थ्रू या फिर बोल सकते हैं प्लेन्स के थ्रू किया जाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख कर आ सकते हो, एकदम तबाही मचा कर आ सकते हो। ठीक है, इसके सिवा अगर इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना चाहो तो वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 है,
सजेस्ट ऑफ फ्यू मेजर्स टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, यानी कि आपको कुछ मेजर्स सजेस्ट करने हैं जिसके कारण पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इंडिया में रिफॉर्म हो सके। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। पहला क्या है, प्रॉपर लॉज शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ अ पार्टी। पार्टी वर्कर्स शुड बी मेड टू मेंटेन अटेंडेंस रजिस्टर्स, यानी कि सिंपली हमारे पास क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बनाने के लिए सबसे पहले कुछ लॉज जो हैं उनको उन्हें एकदम 100% है कि फॉलो करना पड़ेगा, जिसके कारण वो अपने इंटरनल फंक्शनिंग जो है वो अपने आप जो अपने पार्टी का इंटरनल फंक्शनिंग है उसे वो मेंटेन कर सकें। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट में है पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या करते हैं, कुछ सीट जो है वो रिजर्व करते हैं वुमेन्स के लिए। ठीक है, या फिर जो डिफरेंट माइनॉरिटी कम्युनिटीज से आते हैं उनके लिए, या फिर वैसा पोजीशन वो मतलब सिंपली रख देते हैं जिसके कारण बाकी लोग जो है उससे इन्फ्लुएंस हो सकें। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर डिसीजंस एंड एक्शंस। मतलब क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबके सामने मतलब लाइक एक अकाउंटेबल टाइप के होने चाहिए, ताकि हर एक लोग उनके डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट कर सके, डिसीजन मेकिंग को अच्छे तरीके से वो देख सके, ताकि उनको फील हो कि हाँ ये हमारे अकॉर्डिंग वर्क चल रहा है। फिर उसके बाद है दे शुड बी फंडेड बाय द स्टेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, या फिर ये क्या होने चाहिए, फंडेड होने चाहिए इलेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सिंपली एग्जामिनेशन में लिख कर आओगे और तबाही मचा कर आओगे। तो यहाँ पर 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग फर्दर मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के मतलब 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 30। तो चलो उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाउ डिड द एटीट्यूड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टुवर्ड्स द इंडियन प्रेस एक्सचेंज आफ्टर 1857, यानी 1857 फर्स्ट वॉर इंडिपेंडेंस के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडियन प्रेस एक्सचेंज के ऊपर क्या एटीट्यूड था, इसके बारे में सिंपली हमें बताना है। सपोर्ट योर आर्गुमेंट यूजिंग 5 पॉइंट्स, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट्स तो आपको लिखने ही लिखते हैं। तो चलो एक एक करके लिखते हैं। सिंपली आप क्या जानते हो कि ब्रिटिशर्स को ऐसा लगता था कि ये जो प्रेस वाले हैं ना वही इंडियंस के अंदर आग को सिंपली वो क्या कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। ठीक है, जिसके बाद वो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आते हैं। तो चलो उसी के बारे में सिंपली हमें लिखना है, एक एक करके लिखते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है द ब्रिटिशर्स बिलीव दैट द नेटिव प्रेस वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटेड एंड स्प्रेडिंग द रिवेलियन एंड डिमांडेड सेवर रिस्ट्रिक्टेड ऑन इट्स फ्रीडम। तो यही सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट देखो क्या है, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर वेयर बिकमिंग नेशनलिस्ट इन देयर फेवर, ब्रिटिश ऑफिसर्स डिस्कस इंप्लीमेंटिंग स्ट्रीदेन मेजर टू कंट्रोल what was being published in this paper and pamphlets। मतलब ब्रिटिशर्स क्या थे कि वो चाहते थे कि अब रेस्ट्रिक्ट किया जाए इंडियंस को, या फिर पेपर्स और पैम्पलेट्स में क्या लिखा जाएगा ये अब हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो इन लोग जो है अपने मन मुताबिक कर रहे हैं, जिसके अंदर उन लोगों के अंदर नेशनलिज्म का कहीं ना कहीं क्या रहा है, भावना बढ़ता जा रहा है। और इसी के लिए वो क्या करते हैं, 1878 में हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वहां पारित करते हैं, जो कि किस पे बेस्ड होता है, तो आयरिश प्रेस लॉ पे बेस्ड होता है। 4th पॉइंट में दिया हुआ है कि इसके थ्रू क्या होता है कि पेपर को सिंपली क्या करें, ट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि उसमें किस टाइप्स के रिपोर्ट आ रहे हैं सारे के सारे जज किया जाता है, और उसके बेसिस पे कि कहीं पेपर जो है कहीं अगर नेशनलिज्म के फीलिंग को बता रहा है, अगर कोई भड़काने का ट्राई कर रहा है तो उसको सप्रेस करने का काम करता था। 5th पॉइंट में है prosecution measure what made even more rigorous after some protest were obsessed। मतलब ये इसका यूज किया जाता था कुछ प्रोटेस्ट को दबाने के लिए भी। ठीक है, ताकि जैसे कोई ऐसा है जो नेशनलिज्म को फैलाएगा तो वैसे को सप्रेस कर दिया जाए, ताकि इंडियंस में वो फैले ही ना। क्योंकि न्यूज़पेपर क्या होता था पहले के टाइम में, अभी भी के टाइम में भी है, मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो पढ़ने वाला है वो हमारा न्यूज़पेपर ही होता है। सुबह सुबह देखते होगे सब लोग बैठ जाते होंगे। हालांकि जब से फ़ोन आ गया है तो ये तो थोड़ा बंद होने लगा है, मतलब बहुत कम होने लगा है कि कोई बैठ के और प्रॉपर न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, बट पहले तो ऐसा ही होता था। तो इस तरीके से आप 5 पॉइंट्स में इसका आंसर दे सकते हो। इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, तो चलो उसे भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है,
इंडियन ट्रेड हैज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द 19th सेंचुरी इन वर्ल्ड इकोनॉमी। यानी कि किस तरीके से इंडियन ट्रेड जो था वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता था वर्ल्ड इकोनॉमी में 19th सेंचुरी के टाइम में। इसी के बारे में सिंपली हमें बताना है। तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 5 पॉइंट्स में तो ये होने ही चाहिए। तो चलो एक एक करके लिखना शुरू करते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स में आप क्या लिख सकते हो? नंबर 1 पॉइंट्स में लिख सकते हैं ट्रेड सरप्लस। जैसा कि आपको पता है कि ब्रिटेन हैज अ ट्रेड सरप्लस विथ इंडिया which is used to balance its trade deficit with other countries। यानी कि क्या करता था कि सारा का सारा रॉ मटेरियल, सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो रॉ मटेरियल्स इंडिया से सिंपली क्या करता था, एक्सपोर्ट करने का काम करता था, ठीक है। और वो अपने सिंपली ब्रिटेन में ले जाता था, वहां पे सारा का सारा वर्क करता था, उसके ऊपर लगा देता था मेड इन ब्रिटेन, और फिर उसके बाद सिंपली क्या करता था कि चारों तरफ कंट्री में ट्रेड करने का काम करता था। और क्योंकि उसके पास दो एक तो अपना कंट्री का है ही, ऊपर से इंडिया के भी रिसोर्सेस का वो यूज करता था, इसीलिए उसको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता था लाइक ट्रेड करने में, या फिर उसके पास कभी भी ऐसा गुड्स का शॉर्टेज नहीं देखने को मिलता था। सेकेंड पॉइंट क्या है? होम चार्जेस। होम चार्जेस में क्या आता है? जैसे कि ब्रिटेन जो है वो क्या करता था, इंडिया में बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स को यहाँ पर मतलब एज अ कंट्रोलर भेज दिया था। तो वैसे केसेस में क्या करना पड़ता था, उनको चार्जेस देना पड़ता था। तो वो क्या करता था कि जितने भी ट्रेड हुआ वहां से जो प्रॉफिट आया उसी प्रॉफिट के थ्रू क्या करता था कि वहां पर सिंपली उन्हें मतलब उनको पेंशन देने का काम करता था, या फिर अलग अलग चीजों में उसको यूज करता था, ठीक है। तो इसी टाइप से आप इसको पढ़ सकते हो। थर्ड पॉइंट में क्या है? मेजर सप्लायर ऑफ कॉटन। इंडिया रिमेन्ड अ मेजर सप्लायर ऑफ रॉ कॉटन टू ब्रिटेन। दिस हेल्प्स ब्रिटेन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू ग्रो, है ना। वही मैंने आपको जो बताया कि ये सारा का सारा यहाँ से कॉटन ले जाते थे, वहां पर मेड इन ब्रिटेन लेकर और सब बेचना शुरू करते थे, जिसके कारण क्या था कि ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो था वो एकदम बूम करने लगा था, एकदम खतरनाक तरीके से ग्रो करने लगा था। फोर्थ पॉइंट देखो क्या है? फोर्थ पॉइंट है सप्लायर ऑफ इन्वेंचर वर्कर्स। मेनी इंडेंचर वर्कर्स फ्रॉम बिहार, उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया एंड तमिलनाडु माइग्रेटेड टू अदर कंट्रीज टू वर्क इन माइंस एंड प्लांटेशन, है ना। तो इसके लिए वो क्या करते थे, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे प्लेस पे सिंपली करते रहते थे, या फिर फॉरेन चले जाते थे प्लांटेशन का काम करने के लिए, माइंस का काम करने के लिए। समझ रहे हो, अगर कोई प्लांटेशन का काम करने के लिए जिसको फॉरेन जाने की जरूरत पड़े तो उस टाइम कंडीशन सोच सकते हो कि इंडिया का कैसा था। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इंडियन ट्रेडेड इन ऑप्टियम विथ चाइना, द प्रोसीड्स ऑफ विच फाइनेंस ब्रिटिश वेंचर एंड इंपोर्ट्स, ठीक है। तो ये सब क्या करता था, उनको ब्रिटिश वेंचर या फिर इंपोर्ट को सिंपली फाइनेंस करने का काम करता। तो इस टाइप से 5 पॉइंट्स में आप इसका आंसर लिख सकते हो। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि क्या बेनिफिट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज करने का, इसके बारे में सिंपली हमें बताना है। मेंशन 3 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका सिंपल फॉर्म में हम लोग आंसर लिखेंगे कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। स्टार्ट आप ऐसे ही करोगे, ठीक है। ये क्या करता है कि ये कोल, ऑयल और गैसेस के डिपेंडेंसी को कम करता है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या क्या इंक्लूड हो गया, तो सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक टाइप से ना तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बल्कि ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट होने से भी सिंपली क्या करता है, बचाता है। इसीलिए ये सारे के सारे जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद है मेंशन 3 नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो 3 के बारे में आपको मेंशन करना है। चलो देखो क्या है। नंबर 1 में है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी में आप क्या लिख सकते हो, यूजिंग फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी। फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है कि सन के लाइट से अगर आप वोल्टेज निकाल रहे हो तो इसको हम लोग बोलते हैं, वोल्टेज मतलब करंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोवोल्टाइक टेक्नोलॉजी, ठीक है। सोलर एनर्जी कैन बी डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी, देख लिया हमने। इट कैन ऑल्सो help rural household to reduce the dependency upon fireworks and other fuels। बहुत अच्छी बात है, बट क्या है कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके जो प्राइस है ना, उस पर जो जीएसटी लग रहा है या उस पर जो एक्स्ट्रा टैक्सेस लग रहा है ना, उसको थोड़ा कम कर दिया जाए ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से वाइड स्प्रेड हो सके, ठीक है। चलो आ जाओ, सेकेंड पॉइंट देखो, न्यूक्लियर एनर्जी। इट इज द एनर्जी obtained by altering the structure of atom।
द एनर्जी रिलीज्ड इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी सिंपली क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में यूज किया जाता है। इसके बारे में आप क्लास 12th में एक चैप्टर ही है जहां पे न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ोगे, एकदम तबाही मचा दोगे, एटम बम बनाने आप सीख जाओगे, लेकिन उसके लिए क्लास 12th में जाना होगा विद साइंस स्ट्रीम। ठीक है, चलो आ जाओ। फिलहाल बात करते हैं थर्ड पॉइंट्स के बारे में। क्या है, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी के लिए तो आपको पता है कि जैसलमेर जो है वो बहुत ही फेमस है। ठीक है, क्योंकि जो विंड एनर्जी है वो एक क्लीन है, ठीक है, और एक वायबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, एकदम अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और इंडिया हैज द इमेंस पोटेंशियल ऑफ इट। इंडिया के पास क्या है, बहुत ज़्यादा इमेंस पोटेंशियल है कि वो विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकता है। आपने देखा होगा कभी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि इस टाइप से चक्का एक घूमता रहता है, बड़ा सा चक्का व्हील टाइप का घूमता रहता है, तो वो सारा का सारा क्या है, विंड एनर्जी के लिए ही सिंपली यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, फिलहाल मूव करते हैं इसके और वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 31 के और वाले पार्ट में है, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मैकेनिज्म को आपको डिस्क्राइब करना है। तो इसके आंसर के फॉर्म में सिंपली लिखेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इंक्लूड्स कैप्चरिंग ऑफ रेन वाटर बाय डायरेक्टिंग इट फ्रॉम लार्ज फ्लैट सरफेस that is roof to underground और overgrounded holding tanks। यानी कि सिंपली क्या किया जाता है कि रूफ पे एक पाइप बना दिया जाता है, अंडरग्राउंड कर दिया जाएगा, एक गड्ढा खोद दिया जाएगा, उसमें सारा का सारे पानी को हम लोग वहां पे डाल सकते हैं। तो ये सारा का सारा सिंपली वर्क किसका होता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का। वो पाइपलाइंस के थ्रू सारा का सारा प्रोसेस होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में देखो क्या है, द कलेक्टेड रेन वाटर इज लेटर फिल्टर्ड एंड पंप्ड डायरेक्टली टू द अप्लायंसेस और द हीटर टैंक। ठीक है, यानी कि जहां पर फिर इसका यूज करना है उसको फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर करने के बाद यूज कर सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक पर्पसेस लाइक बाथरूम क्लीनिंग के लिए हम लोग उस सब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आइए, देखिए क्या है, रेन वाटर फ्रॉम द फर्स्ट शॉवर इज नॉट कलेक्टेड एंड यूज्ड बिकॉज इट वॉशेस द डर्ट अवे फ्रॉम द कलेक्टिंग सरफेस। मतलब क्या होता है, जो रेन वाटर का फर्स्ट शॉवर होता है उसे उन लोग क्या करते हैं, कलेक्ट नहीं करते हैं, और उसका कलेक्ट नहीं किया जाता, साथ ही साथ उसका यूज भी नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट वॉशेस द डर्टी अवे फ्रॉम द कलेक्टिंग सरफेस। मतलब ये ऊपर के डर्ट को सिंपली साफ करने का काम करेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखो क्या है, द रेन वाटर फ्रॉम द सब्सटीक्वेंट सोवर्स इज कलेक्टेड। ठीक है, क्या है कि जो सब्सटीट्यूट सोवर है वहां से जो रेन वाटर आ रहा है उसको सिंपली कलेक्ट किया जाता है। दिस रूफ वाटर इज एन एक्सट्रीमली रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर व्हेन ऑल अदर सोर्सेस आर ड्राइड अप। मतलब ये सिंपली क्या है कि एक हम लोगों को रिलायबल सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर हमें देखने को मिलता है। फिफ्थ पॉइंट में है, इट इज कॉमनली रेफर्ड टू अ पोलर पानी। ठीक है, इसको क्या सिंपली बोला जाता है, पोलर पानी बोला जाता है, एंड इट इज कंसीडर्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर। और इसको प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बोला जाता है, किसको, रेन वाटर को सिंपली। ठीक है, तो आई होप कि अगर इस टाइप से अगर आप पार्ट लाइन टू लाइन आंसर देते जाओगे ना, एकदम तबाही मच जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डज द टर्म सेक्युलर मीन्स। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। यानी कि सिंपली आपको बताना है कि सेक्युलर का मतलब क्या होता है और कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस बात का इंश्योरिटी देता है कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला पॉइंट्स में हम लोग लिख सकते हैं कि इंडिया स्टेट हैज नो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन। इंडिया के पास कैसा कोई भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड रिलीजन नहीं है। जैसे कि आपने श्रीलंका में देखा था कि सिन्हल्ला को सिंपली क्या बना दिया गया था, वहां पे बुद्धिज्म जो था वो सबसे फेवरेट था। ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी के पास वहां पे वो था, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इट प्रैक्टिसेस टोटल नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन मैटर्स अनलेस इट इज अनकीप्ड इन द पीस एंड द हार्मोनी इन द कंट्री। यानी कि कोई भी जो है इस रिलीजियस मैटर में कभी भी सवाल खड़े नहीं कर सकता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर कोई कम्युनिटी ग्रुप हो। ये तभी किया जा सकता है जब पीस के बारे में बात आए, जब हार्मोनी के बारे में बात आए कंट्री का। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड टू ऑल इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी फ्रीडम टू प्रोफेस प्रोपोगेट एंड प्रैक्टिसेस देयर बिलीव एंड रिलीजियस एंड नॉट टू द फॉलो एनी। ठीक है, क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हर एक इंडिविजुअल या कम्युनिटी को ये फ्रीडम प्रोवाइड कर सकता है, फ्रीडम प्रोवाइड करता है कि वो किसी भी रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है या फिर प्रोफेस कर सकता है, या फिर वो चाहे तो किसी को फॉलो भी नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट में देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट
प्रोहिबिट एनी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन बिकॉज ऑफ एनी कल्चर, रिलीजन और पर्सनल बिलीव, है ना, केवल उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कल्चर के बेसिस पे, उसका पर्सनल बिलीव के बेसिस पे कभी भी उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द स्टेट टू इंटरफेयर इन रिलीजियस मैटर ओनली टू इंश्योर इक्वालिटी, हार्मोनी एंड म्यूचुअल पीस। यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट्स को या फिर वहां के गवर्नमेंट्स को तब भी अलाउ करेगा इंटरफेयर करने के लिए जब बात उस देश के या फिर उस स्टेट्स के पीस के बारे में बात आए, इक्वालिटी के बारे में बात आए या फिर हार्मोनिक से रिलेटेड बात हो। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट में क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो अलाउ ऑल रिलीजन टू एस्टैब्लिश्ड रिलीजन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये भी अलाउ करता है कि सारे के सारे रिलीजन जो है वो क्या कर सकते हैं कि मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है या फिर रिलीजियस जो है वो एस्टैब्लिश्ड कर सकते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। इट एस्टैब्लिश्ड ऑल फॉर्म ऑफ इक्वालिटी थ्रू द फंडामेंटल राइट। ये सारा का सारा किसके थ्रू हो सकता है, ये फंडामेंटल राइट की इक्वालिटी के थ्रू हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से अगर इसका आंसर दे दोगे ना प्रॉपर फॉर्म में, एकदम तबाही मच जाएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 के और वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 32 के और वाले पार्ट में है व्हाट इज द फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है, हाउ हैज दे अबाउट इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन। ठीक है, और कैसे ये जो होता है वो सिंपली कंडीशन ऑफ वुमेन जो है उसको इंप्रूव करता है। तो फेमिनिस्ट मूवमेंट के बारे में तो आप सिंपली जानते हो, क्या जानते हो, इसका डेफिनेशन आप सिंपली लिख सकते हो कि अ वुमेन और मैन हु बिलीव्ड इन द इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ वुमेन एंड मेन इज अ फेमिनिस्ट। उसको सिंपली क्या बोला जाता है, फेमिनिस्ट बोला जाता है। ठीक है, दस दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट एम्ड एट अचीविंग इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ। यानी कि फेमिनिस्ट का मतलब क्या है कि हम लोगों को एक इक्वालिटी वो या तो पर्सनल लेवल पे है या फिर फैमिली लेवल पे है उसको अचीव कराना। तो ये है सिंपली फेमिनिस्ट मूवमेंट का काम। ठीक है, अब इसमें है सेकेंड पार्ट में है हाउ हैव दे ब्राउट इंप्रूवमेंट इन देयर कंडीशन ऑफ वुमेन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फेमिनिस्ट मूवमेंट द कंडीशन ऑफ वुमेन हैज इंप्रूव्ड इन द फॉलोइंग वे। कैसे बढ़ेगा चलिए देख लेते हैं। पहला है देयर रोल इन पब्लिक लाइफ वाज इम्प्रूव्ड। उनका पब्लिक लाइफ में जो रोल है वो इम्प्रूव्ड होगा। दे कैन नाउ वोट। ठीक है, वोट कर सकती है, कॉन्टेस्ट इलेक्शन, डाइव्स, है ना, फिर ट्रैवल, इस्टेब्लिश्ड अ बिजनेस ऑल बाय देमसेल्व्स। ठीक है, सारा का सारा काम जो है वो खुद से कर सकती है। अर्लियर दे रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, या फिर अपने पापा हो सकते हैं, वो हस्बैंड हो सकता है, भाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखो भाई कैसे होगा सर, भाई को तो दम तक ढूंढते थे हम, कोई बात टेंशन है, दिल पे नहीं लेना था बात को। सेकेंड पॉइंट देखो क्या है, दे आर वर्किंग एज साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, मैनेजर, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी टीचर etc. दिस पोजीशन वे आर नॉट कंसिडर्ड सुटेबल फॉर वुमेन अर्लियर। ठीक है, ये स्टार्टिंग में अर्लियर स्टेज में ये सब पॉसिबल नहीं था। फिर थर्ड पॉइंट में है इन स्कैंडिनेवियन कंट्री such as the Sweden, Norway and Finland, the participation of women in public life is very high. In India and other developing countries, their position and role as the political participation is rising. यानी कि पहले की बात करें तो अभी के टाइम में नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, यहाँ के प्रेसिडेंट को भी आप देखोगे तो वो गर्ल्स होती हैं। ठीक है, या फीमेल होती हैं सिंपल फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो। ठीक है, जबकि इंडिया और डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग देखें तो वहाँ पे अभी राइज कर रहा है वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, जैसे अभी भी आपको बहुत सारे लोकसभा, राज्यसभा में बहुत सारे वुमेन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए आपको नजर आएंगे। तो इस टाइप से आप पॉइंट्स लिख सकते हो और नंबर को एकदम सिंपल फॉर्म में गेन कर सकते हो। फर्दर मूव करते हैं 33 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32 है मेंशन एनी 5 रीजन और सिचुएशन इन विच अ पर्सन माइट नीड टू बोरो मनी। यानी कि हमें ऐसे 5 रीजन या सिचुएशन बताने हैं जिसमें कोई भी एक पर्सन जो है वो मनी को बोरो कर सकता है, उधार ले सकता है सिंपली। तो चलिए एक एक करके रीजन हम लोग देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट्स में क्या हो गया कि फार्मर्स के पास सिंपली अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों को सबसे ज्यादा क्रेडिट्स का या यूं बोले तो पैसे का रिक्वायरमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें हार्वेस्ट करना होता है, फिर काटना होता है, फिर उसका जितना भी देखने का काम होता है फसल्स का, सारे में क्या होता है पैसे की जरूरत पड़ती है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। क्या है नंबर 1 पॉइंट्स में, फार्मर रिक्वायर क्रेडिट टू सो एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स इन एवरी ग्रोइंग सीजन। दे बोरो एट द बिगिनिंग ऑफ ग्रो सीजन
टू बाई HYB सीट्स, एडवांस इक्विपमेंट एंड टूल्स। ठीक है, तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट में क्या लिख सकते हो, पीपल बिलोंगिंग टू द मिडिल क्लास ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू बोरो क्रेडिट फॉर द पर्सनल पर्पसेस फॉर मैरिज, मेडिकल केयर etc। ठीक है, ये लिख सकते हो आप। थर्ड पॉइंट में क्या है, स्टूडेंट रिक्वायर्ड अ बोरो मनी फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, स्टूडेंट रिक्वायर एजुकेशनल लोन्स टू माइग्रेट और पे देयर ट्यूशन फी। ठीक है, मतलब अलग अलग स्टूडेंट के भी, जैसे अगर आप देख लो तो अगर आपका लेटर सपोज कोई कंडीशन थोड़ा खराब है तो आपको एजुकेशनल लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उस फॉर्म में भी आपको क्रेडिट सिंपली जरूरत पड़ेगा। हालांकि ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट में तो आपको लिखने ही लिखने हैं। यहाँ पे 3 पॉइंट्स हमने लिख रखे हैं। अगर आप 4th पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको क्या होता है मतलब कॉन्स्टेंट फॉर्म में पैसे का रिक्वायरमेंट होता है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, या फिर यूं बोले तो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके। और 5th पॉइंट में आप लिख सकते हो कि जो मेडिकल इमरजेंसी से सफर कर रहा है उनको भी बहुत ज्यादा क्रेडिट का रिक्वायरमेंट होता है, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, सिंपली बोरो कर सकते हैं मनी को। तो इस टाइप से आप 5 पॉइंट्स में एकदम प्रॉपर फॉर्म में आप लिख सकते हो। मैंने तो आपको 5 पॉइंट लिखा, आप तो 10-15 पॉइंट्स भी लिख सकते हो इसके ऊपर कि इसको रिक्वायरमेंट होता है, उसको रिक्वायरमेंट होता है, मेरा दोस्त बहुत बदमाश है उसको 5 रुपए समोसा खाने के लिए रिक्वायरमेंट होता है। मतलब ये सब लिख कर मत आ जाना भाई, लेकिन समझ रहे हो ना बात को। ठीक है, अपने उस दोस्त को जरूर मेंशन करो जो ऐसा काम करता है, उसके पास सेंड कर देना। ठीक है चलो देखते हैं, इसके और वाले पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, उसे भी देख लेते हैं। 33 के और वाले पार्ट में है, व्हाई इज सस्टेनेबिलिटी एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट। यानी कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो क्यों एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है डेवलपमेंट का। डिस्कस अ सिचुएशन वेयर वन विदाउट द अदर वुड बी एक्सट्रीमली डिजास्टर्स फॉर द ह्यूमैनिटी। ठीक है, इसके बारे में सिंपली एक्सप्लेन करना है, तो चलिए देख लेते हैं। इसका आंसर सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हो इस टाइप से कि जो सस्टेनेबिलिटी जो होता है वो एक्सट्रीमली इंटीग्रल कंपोनेंट है किसी भी डेवलपमेंट का। ठीक है, और ये क्या होता है, क्योंकि ये जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है हमारा एडवांस्ड हो जा रहा है उसी टाइप से वर्ल्ड में एक टाइप का इंस्टेबिलिटी जो है वो बैठता जा रहा है, जिसके कारण एक टाइप का मास डिस्ट्रक्शन या फिर हम लोगों को एक फाइनली अवेलेबल रिसोर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस टाइप से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है 5 पॉइंट तो आपको लिखने ही लिखने हैं। तो चलो एक एक करके पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आप लिख सकते हो, सस्टेनेबिलिटी कैन बी अंडरस्टूड एज द फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। सस्टेनेबिलिटी क्या है, एक इसको हम लोग समझ सकते हैं पहला स्टेप राइट डायरेक्शन की तरफ, यानी डेवलपमेंट की तरफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंटेल नो कॉम्प्राइज with the pace of development but keeps the quality of the development and the cost of development at par with that of its pace। ठीक है, यानी कि क्या होता है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट जो होता है वो एक टाइप का मतलब कांस्टेंट ग्रोथ है, जिसमें आप सपोज कर सकते हो कि एक टाइप के क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वो जो डेवलपमेंट होगा वो हमेशा एक ही लेवल पे चलता रहेगा, ऊपर नीचे तो हमेशा होता है बट वो कॉन्स्टेंटली आपको देखने को मिलेगा। फिर सेकेंड पॉइंट में है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कीप्स इन माइंड द नीड ऑफ द प्रेजेंट एज वेल एज कमिंग जनरेशन एट द सेम पेडेस्ट्रल। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है इस चीज को भी अपने माइंड में रखे रहता है कि क्या अभी प्रेजेंट में जरूरत है और साथ ही साथ आने वाले जनरेशन को क्या इसका जरूरत है या नहीं है, और उसके बेसिस पे वो स्टेप लेता है। जैसे वाटर जो है, हमें वाटर का वेस्टेज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारे आने वाले जनरेशन को हमें वाटर प्रोवाइड करना है, ये हमारी ड्यूटी है। तो ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इसको इंश्योर करता है। थर्ड पॉइंट में है, अ सिचुएशन वेयर सस्टेनेबिलिटी विदाउट डेवलपमेंट एंड वाइस वर्सा वुड प्रूव टू द डिजास्टर्स मे बी डेवलपमेंट एंड यूजेस ऑफ द बायोलॉजिकल वेपन्स। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। फोर्थ पॉइंट में है, बायो वेपन्स have been used in the past to ruin settlement and communities for the purpose of war and the capturing authority। यानी कि बायो वेपन्स जो हैं उसका भी यूज कर सकते मतलब यूज किया गया था पास्ट में टू ruin settlement and the communities for the purposes of war and the capturing authority। तो ये आप देख सकते हो, और इस फॉर्म में अगर आप आंसर लिखोगे ना एकदम तबाही मच जाएगा एग्जामिनेशन में। फिफ्थ पॉइंट देखो क्या है, इफ सस्टेनेबिलिटी वाज नॉट केप्ट इन माइंड। अगर आप सस्टेनेबिलिटी को माइंड में नहीं रखते हो, वन कुड क्रिएट अ लीदल वेपन्स कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द ह्यूमैनिटी, बट इफ द डेवलपमेंट वाज नॉट थ्रू ऑफ मोर डिस्ट्रक्शन वुड बी गारंटेड। मतलब क्या है
ये जो हमने यहाँ पे सिंपली है, डिस्कस अ सिचुएशन वेयर वन विदाउट द अदर वुड बी एक्सट्रीमली डिजास्ट्रस फॉर द ह्यूमैनिटी। मतलब सिंपली ये इंटरडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। अगर ऐसा नहीं होगा तो अगर एक के ऊपर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ज़्यादा पावर आ गया, अगर उसके पास वेपन आ गया, तो वो क्या कर सकता है, ह्यूमैनिटी के लिए एक टाइप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा है। बट इफ डेवलपमेंट, अगर वो डेवलपमेंट जो होगा वाज नॉट थ्रू ऑफ मोर डिस्ट्रक्शन वुड बी ग्रांटेड। ठीक है, इसीलिए यहां पर सिंपली इसका यूज किया गया है। ठीक है, फिर है द सेम कैन बी सेड इन टर्म्स ऑफ अनयूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। और यही चीज आप सेम कर सकते हो किसके साथ, कोल और पेट्रोलियम के साथ। लाइक अगर हम लोग बात करें कि अगर आप वाटर का यूज करते जा रहे हो, इधर मन कर रहा है जहां पर आपको लेट अस सपोज गाड़ी जो है, लेट अस सपोज जो आप ऑटोमोबाइल्स देखते हो उसको धोने में सिंपली पानी का यूज किया जाता है। अगर वो एक बाल्टी से धुल जाता है लेकिन आप 5-6 बाल्टी को एकदम मारे जा रहे हो, तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ पानी ही है ना, वेस्टेज ऑफ वाटर ही है। अगर आप 2 बाल्टी से सिंपली नहा लेते हो, नहीं आपको चाहिए कि नहीं एकदम चला लिए हैं, शॉवर छोड़ दिए, फिर उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आप नहा कर बाहर निकले तो याद आ रहा है आपको कि अरे यार हम तो शॉवर को ऐसे खुला छोड़ दिए थे, तो फिर वो जो है ह्यूमैनिटी के लिए थोड़ा डिजास्ट्रस है। तो इस टाइप से आप एकदम प्रॉपर फॉर्म में आंसर को लिख सकते हो और मार्क्स को एकदम 100% तरीके से गेन कर सकते हो। आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 33 तक आपको एकदम प्रॉपर फॉर्म में समझ में आया होगा। और यहां पर सिंपली हमारा कंप्लीट होता है 5 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन सोर्स को रीड करना है और हमें आंसर देना है हर एक पार्ट्स के बारे में। तो चलो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल क्रिएशन ऑफ नेचर हैव टू बी प्रोटेक्टेड। मतलब क्या है, सिंपली ये जो हमें सोर्स दिया गया है ये नेचर वर्शिप से रिलेटेड दिया गया है। सच बिलीव हैव प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट इन प्रिस्टीन फॉर्म कॉल्ड द सैक्रेड ग्रोव्स, द फॉरेस्ट ऑफ द गॉड एंड द गॉडेस। ठीक है, यानी फॉरेस्ट के गॉड और गॉडेस के बारे में सिंपली यहाँ पे बताया गया है। दिस पैचेस of forest or parts of the large forest have been left untouched by the local people and any interference with them is banned. Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time इमेमोर्शियल। ठीक है, तो इसके बारे में सिंपली हमें यहाँ पे दिया गया। तो इसके बेसिस पे अब आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक एक करके हम लोग तीनों क्वेश्चंस का आंसर देना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले में क्या दिया हुआ है, विच प्रैक्टिस कैन नेचर वर्शिप बी कॉल्ड एन एग्जाम्पल ऑफ। मतलब सिंपली हमें क्या दिया हुआ है कि नेचर वर्शिप से आप कैसे समझ सकते हो, एक एग्जाम्पल के थ्रू सिंपली इसको बताना है। था ये देखते क्या है नेचर वर्शिप। इसका आंसर हम लोग सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं कि नेचर वर्शिप कैन बी अंडरस्टूड एज एन एग्जांपल ऑफ अ कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, एक क्या है कम्युनिटी, एक सारा कम्युनिटी क्या है कंजर्व करेगा। ठीक है, किसको कंजर्व करेगा, तो द इंटायर नेटिव कम्युनिटी पार्टिसिपेटेड इन द प्रैक्टिसेस विदाउट एनी इंटरफेरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता। लाइक अगर हम पूजा करना चाहते हैं, अगर हम छठ मनाना चाहते हैं, तो अब इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता कि आपको छठ नहीं मनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकता, यानी कि किसी की वर्शिप से हमें नहीं रोक सकता। तो इस टाइप से इसका आंसर आप लिख सकते हो। बी पार्ट में क्या है, हाउ आर सैक्रेड ग्रोव्स प्रिजर्व्ड, है ना। सैक्रेड ग्रोव्स जो है उसे कैसे प्रिजर्व किया गया है, तो देखिए ऊपर में ही अभी हमने पढ़ा था कि सैक्रेड ग्रोव्स हैव बीन प्रिजर्व्ड बाय द नेटिव कम्युनिटी, है ना, बाय डिस्क्राइबिंग रिलीजियस। ठीक है, कैसे कर सकता है, रिलीजियस को डिस्क्राइब करके मीनिंग टू द अवेलेबल फ्लोरा एंड फाउना इन द रीजन, है ना। किसके थ्रू, तो फ्लोरा एंड फाउना। फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है, फ्लोरा और फाउना सिंपली फॉरेस्ट और ह्यूमंस यानी एनिमल्स का जो है वही नाम है फ्लोरा एंड फाउना। ठीक है, इन द रीजन दे आर कॉल्ड फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस, उसी को वो क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ठीक है, अच्छी बात है। सी पार्ट में देखिए क्या है, व्हाई आर दिस फॉरेस्ट कॉल्ड वर्जिन, इन फॉरेस्ट को वर्जिन क्यों बोला गया है। ये आपके 2 मार्क्स कैरी करते हैं, तो अच्छे तरीके से लिखियो। क्या है, ह्यूमन इंटरफेरेंस अपार्ट फ्रॉम द नेटिव कम्युनिटी इज नॉट अलाउड इन सच फॉरेस्ट, दिस इज व्हाई दिस फॉरेस्ट आर नॉन एज वर्जिन और अनटच्ड। क्योंकि ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो इस कम्युनिटी में मतलब अलाउ ही नहीं है इस फॉरेस्ट में, इसीलिए इसको क्या बोला गया, अनटच्ड बोला गया है, या फिर सिंपली वर्जिन वर्ड का यहाँ पे सिंपली यूज्ड किया गया है। ठीक है,
तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। रीड द गिवन सोर्स, है ना, ये सिंपली हमें करना है और इसके बेसिस पे 3 क्वेश्चन है, उसको हमें सिंपली पिछले वाले की तरह ही सॉल्व करना है। तो चलो देखो क्या है। बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली अ वन वे रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स टू influence the caste system and caste identifies by bringing them into a political area. Thus, it is not politics and gets caste ridden. It is the caste that gets politicized. This taken several form. अब इसके बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है, चलिए उसे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर ए में है, हाउ डज कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स। कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो सिंपली इसका आंसर लिखेंगे कि व्हेन पार्टीज चूज एन कैंडिडेट इन इलेक्शन दे कीप इन माइंड। जब पार्टी जो है इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को चूज करते हैं तो अपने कहीं ना कहीं कास्ट के कंपोजिशन को भी अपने माइंड में रखते हैं ऑफ द इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेट कैंडिडेट फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। और क्या करते हैं, डिफरेंट कास्ट से वोटर्स को जो है लुभाने के लिए कैंडिडेट्स को क्या करते हैं, वो चूज करते हैं। जैसे कोई एससी से बिलोंग किया, कोई एसटी से बिलोंग किया, उसके साथ साथ कोई हिंदू का है, कोई मुस्लिम का है, और हिंदू में भी अलग अलग, कोई पंडित है, कोई राजपूत है, कोई नॉर्मल अलग अलग कास्टेस आते हैं ना, उस कास्ट में सिंपली बिलोंग कर रहा है। तो इस टाइप से आप इसे लिख सकते हो। फर्दर मूव करते हैं इसके बी पार्ट में। बी पार्ट में है, हाउ डज द एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट हेल्प इन रिड्यूसिंग द सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। यानी कि किस तरीके से कास्ट जो है वो हेल्प करता है रिड्यूसिंग द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, इसके बारे में हमें सिंपली बात करना है कि एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट जो है वो कैसे हेल्प कर सकता है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। तो इसका सिंपली हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं। तो आंसर को लिखने का डिफरेंट क्राइटेरिया आपके पास होना चाहिए। जैसे आप इसको लिख सकते हो कि एक्सप्रेशन ऑफ कास्ट differences in the politics given many disadvantaged community the space to demand their share of power, which makes the institution administrating the state more representatives and fair। यानी कि क्या हो सकता है कि अलग अलग डिफरेंट कास्ट के लोग अपने उनका अपना खुद का एक्सप्रेशन होगा उसको देखने का, है ना, मतलब वो अलग अलग टाइप से वो अपने डिमांड को रख सकते हैं। कुछ कह सकते हैं कि हमारे ऊपर भी पावर को शेयर कीजिए, दूसरे कास्ट वाले बोलेंगे कि हमें पावर चाहिए। इसी टाइप से हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट कास्ट में पावर का शेयरिंग देखने को मिलेगा, जिससे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या है कि उसके पास केवल एक कलेक्टिव पावर नहीं हो जाएगा और वो सारा का सारा जो पावर का शेयरिंग होगा वो फेयर होगा और फ्री होगा। तो इस फॉर्म में इसका आंसर आप लिख सकते हो। फिलहाल मूव करते हैं इसके थर्ड पार्ट में। सी में है, हाउ इज रेसिज्म डिफरेंट फ्रॉम कास्टिज्म। ठीक है, यानी कि कैसे रेसिज्म जो है वो डिफरेंट है कास्टिज्म से, इसके बारे में सिंपली हमें बताना है। तो अगर आप रेसिज्म देखो तो बेसिकली ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच में, बिटवीन पीपल बेस्ड ऑन देयर स्किन कलर, है ना। ये स्किन कलर के बेसिस पे उन लोग दोनों को क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। जबकि अगर हम लोग बात करें दूसरी तरफ, द इंडिया वर्ण सिस्टम गेव वे टू द डिस्टॉर्टेड फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। जबकि इंडिया में आपको पता है कि बहुत पहले से ही वर्ण सिस्टम जो है वो चला आ रहा है, यानी कि ब्राह्मण आपने देखा है, फिर क्षत्रिय देखा है, फिर शूद्र देखा है। तो इस टाइप से वर्ण जो है वो इंडिया में चल रहा है। तो इस टाइप से आप बोल सकते हो कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस है। उसी टाइप से अगर आप देखना चाहो तो रेसिज्म जो होता है वो कभी अलाउ नहीं करता एनी टाइप के मोबिलिटी विद इन द सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये कोई मोबिलिटी नहीं लाता। इट इज परमानेंट। ये क्या होता है, परमानेंट होता है। द कास्ट सिस्टम इज रिजिड बट परमिट मोबिलिटी इन द स्पेसिफिक सिचुएशन। बट स्पेसिफिक सिचुएशन में यहाँ पर आपको मोबिलिटी भी देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बहुत ही प्यारे तरीके से दे सकते हो। फर्दर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे क्या है, रीड द गिवन सोर्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट एज व्हीट, देन एज फ्लोर एंड फाइनली एज बिस्किट। यानी सबसे पहले गेहूं होता है, गेहूं से आटा बनता है, आटा से बिस्किट बनता है। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइडेड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर ऑफ द ईयर एंड द सम ऑफ द प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर
गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, यानी कि सिंपली ये सारा का सारा टॉपिक जो है ना वो जीडीपी से रिलेटेड है। तो आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। व्हाट डज जीडीपी मेजर, जीडीपी क्या मेजर करता है? तो आपने सिंपली चैप्टर में पढ़ रखा है, द जीडीपी मेजर द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ अ नेशन इन वन फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर में, यानी जो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो इंडिया में मार्च से मार्च होता है, ठीक है, मार्च से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और मार्च में जाकर खत्म हो जाता है फरवरी के लास्ट में, ठीक है। तो उसमें टोटल मतलब कितना प्रोडक्शन हुआ है एक नेशन में, वो सिंपली कौन मेजर करता है? तो जीडीपी जो है वो मेजर करता है। तो इस टाइप से आप लिख सकते हो। बी पार्ट में है व्हाट इज मेजर द ग्रोस, व्हाट इज मीन्ड बाय ग्रोस इन द टर्म ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस का मतलब क्या होता है? तो सिंपल फॉर्म में लिख सकते हो, द टर्म ग्रोस मीन्स द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन विदाउट एनी टैक्स डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट, यानी ग्रोस क्या होता है? द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन का वैल्यू विदाउट किसके बजाय? एनी टैक्स डिडक्शन फ्रॉम द अमाउंट, जब अमाउंट में कोई भी एक टैक्स डिडक्शन ना हो तब, तो उसको हम लोग सिंपली बोलते हैं ग्रॉस, ठीक है। अब सी पार्ट में क्या दिया है? विच इंस्टीट्यूशन कैलकुलेट द जीडीपी ऑफ इंडिया, कौन सा इंस्टीट्यूशन जो होता है वो जीडीपी को सिंपली मेजर करने का काम करता है? तो इसमें लिखेंगे इन इंडिया द measuring GDP is undertaken by the Central Statistics Officer under the Ministry Statistics and Program, ठीक है। तो ये सारा का सारा थ्रू क्या होता है कि इसको इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम होता है। तो एकदम प्रॉपर फॉर्म में इसका आप आंसर दे सकते हो। अब बच गया हमारा मैपिंग वाला क्वेश्चन, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। तो फाइनली हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 में पहुंच गए हैं। मेरे को एडिट करने में इतना हालत खराब है यार, मैं क्या बताऊं। देखो क्वेश्चन नंबर 37 देखो क्या है। ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, जो बगल में आपको दिख रहा है सिंपली, ठीक है, identify the place marked as A and B with the help of the following information and the write their correct name on the lines marked near it, ठीक है। वहां पे सिंपली उसका नाम लिखना है जो ऊपर में A और B आपको दिख रहा है, ठीक है। आ जाओ ए पॉइंट में हमें क्या दिया? द प्लेस वेयर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू वायलेंस, चौरा चौरी भाई वही तो हुआ था, नॉन वायलेंस खत्म, मतलब पुलिस वाल स्टेशन में उन लोगों ने सिर्फ आग लगा दिया था, ठीक है। एक मोबिलाइज्ड हम लोग का ग्रुप आया था और पुलिस स्टेशन में आग लगाया दिया, उसके बाद गांधी जी उसे कॉल्ड ऑफ बोल दिए थे। तो ए तो सिंपली हमें पता चल जाता है कि चौरा चौरी है। बी पार्ट में देखो क्या है। महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह मूवमेंट एट दिस प्लेस एज इंडिगो प्लांटर्स, इंडिगो प्लांटर्स के लिए अहमदाबाद मिल वर्कर हुआ था 1916, कहां पे? दैट इज चंपारण, चंपारण में ही तो हुआ था ये सारा का सारा काम। तो ये ऑप्शन नंबर बी का क्या हो गया? बी का हो गया चंपारण इज द राइट आंसर, ठीक है। लेकिन इसके बी पार्ट में भी एक क्वेश्चन है, तो चलो उसे भी देख लेते हैं। बी पार्ट में क्या है? ऑन दी सेम गिवन मैप ऑफ इंडिया, ठीक है, लोकेट द लेबल एनी थ्री ऑफ द फॉलोइंग विद सुटेबल सिंबल, ठीक है। सुटेबल सिंबल के थ्रू आपको यहाँ पे डिनोट करना है, यानी पॉइंट वाइज सिंपली दे दियो और वहां पे नाम लिख दियो, ठीक है, अच्छी बात है। ए पार्ट में क्या दिया? राणा प्रताप सागर डैम। राणा प्रताप हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो वो सिंपली आपको इस वाले प्लेस में देखने को मिलेगा, राणा प्रताप, है ना, राजस्थान के वो किनारे वाले साइड में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बी पार्ट में देखो क्या है। बी पार्ट में है अमृतसर राजा संसय एयरपोर्ट। अच्छा, अमृतसर, तो ये तो ऊपर वाले पार्ट में देखने को मिलता है ना, तो कहीं यहां पर हमें देखने को मिलेगा राजा संसय एयरपोर्ट, ठीक है। सी पार्ट में देखो क्या है। सी पार्ट में सिंपली दिया हुआ है बेंगलुरु एसटीपी, है ना, बेंगलुरु सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, वही एसटीपी हो गया, ठीक है। तो देखो ये कहाँ आ गया? तो ये तो सिंपली लिखा हुआ है भाई बेंगलुरु, वो सबसे मतलब नीचे में प्लेस्ड होता है, तो यहाँ पर सिंपली आप लिख सकते हो। फिर उसी टाइप से डी पार्ट में क्या है? डी पार्ट में है विशाखापत्तनम पोर्ट। अरे विशाखापत्तनम, कितने बार तो तुम लोग घूमने गए होगे, कुछ लोग जो क्या ही बोल सकते हैं, जिसको अभी तक चांस नहीं मिला उसके लिए 2 मिनट का शांति रखेंगे अभी हम लोग। तो ये इस साइड में कहीं विशाखापट्टनम पोर्ट जो होगा वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो आई होप कि सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। क्या इसका सैंपल नंबर 3 का सॉल्यूशन आप देखना चाहते हो? अगर आपका आंसर है हाँ, तो कमेंट सेक्शन भर दियो कि इसका सैंपल पेपर 3 का सॉल्यूशन हमें चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैथ्स के भी सॉल्यूशन आ चुके हैं, साइंस के भी सैंपल पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बस आपको 80 आउट ऑफ 80 लाना है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।